अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का लेक्चर है वो है सॉफ्टवेयर के हवाले से। हमारा जो सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम मैथमेटिका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप जैसे गूगल पे जाके अगर मैथमेटिका टाइप करेंगे तो आपको ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा, वुल्फ्रैम मैथमेटिका। वुल्फ्रैम मैथमेटिका एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जिसमें ज़्यादातर काम जो होता है साइंस रिलेटेड या इंजीनियरिंग रिलेटेड होता है। ठीक है, इसके आप इंटरफेस पे जाके भी देखें तो आपको साइंस फीचर ज़्यादा नज़र आएंगे। लेकिन अगर आप इसके जैसे सोर्सेस में जाएंगे या इसके प्रोडक्ट्स या इसकी सॉल्यूशंस में जाएंगे तो आपको फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस रिलेटेड आपको इसकी एप्लीकेशंस भी मिल जाएंगी। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। हमारा जो सब्जेक्ट लीनियर अलजेब्रा है इससे इसके हवाले से तो ये जो इसकी जो लार्ज डोमेन है वो इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स और सॉफ्टवेयर के अंदर आती है। तो इसके अंदर ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, यानी लीनियर अलजेब्रा आपके पास इंजीनियरिंग को भी कवर करती है, फाइनेंस को भी और सॉफ्टवेयर को भी। तो इसके अंदर काफ़ी सारे इसके टूल्स यूज़ हुए हैं हमारे पास। तो इसका जैसे आइकन आप देखें तो ये वुल्फ्रैम मैथमेटिका। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर आमतौर पे लोग ख़रीदते नहीं हैं, तो ये चोरी होकर ही आता है। सही है, तो इसका क्रैक उठाना पड़ता है और इसी हिसाब से इसको फॉर्मुलेट करना होता है। ठीक है। अगर आप में से जो इंटरेस्टेड होगा तो उसको मैं सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कर दूंगा और इसका क्रैक है जो भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, बी एम एल ए। अब देखिएगा हमारे पास जो बी एम एल ए के अंदर चीज़ें हैं वो सारी की सारी किस पे बेस करती हैं, वेक्टर्स के ऊपर। तो इसके अंदर जैसे आपने मैट्रिक्स डिफाइन करना होता है तो आप किस तरह से डिफाइन करते हैं कि आप ये जो कॉलन है ये इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप अपनी एंट्रीज डिफाइन करते हैं। ये आपकी फर्स्ट रो होती है, ये आपकी सेकंड रो है, ये आपकी थर्ड रो है। ठीक है, और इसी हिसाब से अगर आप इसको इनपुट कर दें तो ये एज अ मैट्रिक्स एंट्री ले लेता है। लेकिन हमें क्योंकि मैट्रिक्स इस फॉर्म में यानी ब्रैकेट की फॉर्म में देखने की आदत है तो हम इसको इसी चीज़ को हम कर देते हैं कि हमें मैट्रिक्स फॉर्म में दिखा दो, तो ये हमें मैट्रिक्स फॉर्म में कर देता है। ठीक है। अच्छा, नीचे जो ये परसेंटेज का साइन आपके पास डला हुआ है, तो परसेंटेज का मतलब होता है कि जो प्रीवियस एंट्री चल रही है यानी हमारी प्रीवियस एंट्री 1 है तो इसको रिकॉल कर ले। ठीक है, अगर हमने कोई और एंट्री कर दी तो वो एंट्री फिर उसमें चली जाती है, मेमोरी में चली जाती है और वो रिकॉल हो रही होती है। ठीक है, हमने जैसे यहाँ पे टेबल के अंदर डायरेक्ट हमने मैट्रिक्स डिफाइन करा हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्ट हमने जैसे मैट्रिक्स लिखा, और मैट्रिक्स किस तरह से कि 1/i/j। आई आपके पास 1 से 3 है और जे आपके पास भी 1 से 3 है। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री आपके पास जैसे 1 1 होगी तो 1/11 आपके पास इसी तरह आ गया। नेक्स्ट एंट्री होगी 1/1 × 2, तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। अब जैसे इसको टेबल की फॉर्म में अगर आप इसे देखें तो ये इस तरह करके आएगा, और इसी को हम परसेंटेज करके मैट्रिक्स फॉर्म में ले आए तो ये फॉर्म आ जाएगी, नीचे आ रही है। ठीक है, ये हमने सुपरस्क्रिप्ट के ज़रिए से इसको डिफ़ाइन किया हुआ है कि आपके पास फर्स्ट एंट्री 1 1 1 2 1 3, सिमिलरली 1 2 2 1 2 3, ये आपके पास फर्स्ट रो, सेकंड रो, एंड दिस इज़ आपके पास थर्ड रो। सही, R3 R2 R1। ठीक है, ये सिर्फ डिफ़ाइन करने के लिए लिख रहा हूँ, वैसे आपने नहीं लिखना। ठीक है, और इसी मैट को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, इसी चीज़ को क्योंकि हम इसी को ही हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारे जो मेमोरी के अंदर है वो ये मैट्रिक्स ही है। तो ये अब मैट की जैसे मैं डायमेंशन डालूंगा तो मुझे रोज इनटू कॉलम आ जाएंगे। तो इसकी आप जैसे देख सकते हैं कि डायमेंशन जैसे ही डालें, डायमेंशन आपके पास फंक्शन होता है जैसे डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन देखा और ये आपने मैट्रिक्स डाल दिया जो मैट्रिक्स आपके पास था। ठीक है, तो इसको मैं जैसे ये कॉल कर लिया मैंने फंक्शन को। ठीक है, ठीक है, एंट्री 4 आ गई मेरे पास। अब इसको मैं मैट भी लिख सकता हूँ या इसको परसेंटेज करके भी कॉल कर सकता हूँ। तो परसेंटेज में ये इस फॉर्म में नहीं आ रहा, इसको हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में डालते हैं। ठीक है, मैट को मैट्रिक्स फॉर्म में, देन हम इसको परसेंटेज में कॉल करते हैं। ओ सॉरी, देखें इसके अंदर हमारे पास जो मसला हुआ वो क्या हुआ कि हमने एस डायमेंशंस, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि हम जो कॉल कर रहे हैं वो
ये वाली चीज़ को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। हमें जो कॉल करना है वो मैट को कॉल करना है। ये हमने मैट कॉल करा। अब हम मैट जैसी लिखेंगे 3/3 आ गया, ठीक है। तो अगर आपने वर्डिंग में कुछ डिस्टरबेंस कर दिए तो वो फ़ौरन उसको वो नोट कर लेगा। अच्छा, जैसे ही फंक्शन क्लिक हो जाता है, ये जो ब्लू आपके पास फॉर्म चल रही है, ये आपके पास क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब आप एग्जैक्टली फंक्शन की तरफ पहुंच गए, अदरवाइज वो ब्लू कॉल करता रहता है, ठीक है। अच्छा, हमने देखें इसके अंदर जैसे इस फॉर्म को इन्होंने मैट्रिक्स फॉर्म में बनाया हुआ है, ठीक है। अब जैसे कोई भी आपके पास 2x2 का सिस्टम है, 2x2 के सिस्टम को आपने इस तरह करके लिख दिया कि इसकी इसकी एंट्रीज या इसके कोफिशिएंट डिफाइन कर दिए। फर्स्ट कोफिशिएंट आपके पास ये है, सेकंड कोफिशिएंट ये है, और फिर नीचे वाले जो कोफिशिएंट है वो फर्स्ट ये है, नीचे वाला जो सेकंड है वो ये है। ये आपने इस तरह डिफाइन कर दिया। इसको इक्वेशन फॉर्म में हमने मैट के साथ एक्स और वाई वेरिएबल के साथ डॉट ले लिया, यानी ये जो मैट्रिक्स है ये एक्स और वाई वेरिएबल के साथ है, और इक्वल किससे हो रहा है, जो आपके पास बी वेक्टर है वो कौन सा है, 2 and 6। तो जैसे ही आप इसको कॉल करके इसमें एंट्री करेंगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स इस तरह की फॉर्म में आ जाएगी, इक्वेशंस आ जाएगी, ठीक है। और इसी को अगर आप मैट्रिक्स के फॉर्म पे कॉल करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। और फाइनली इसी चीज़ का जो इक्वेशन हमने डिफाइन करी है, इसी को आप सॉल्व के फंक्शन में डालेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्व जो मैथमेटिका में फंक्शन होता है, ठीक है, जो कि सिंपल लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करता है और किसी इक्वेशन को सॉल्व नहीं करता, ठीक है। तो ये आपने सॉल्व करके इक्वेशंस, क्योंकि हमने इक्वेशन को इक्वल करके डिफाइन करा हुआ था, तो इसको पूरे को ये कॉल कर लेगा। एंड देन आपने क्या करना है, आपके अपने वेरिएबल लिखने के, आपका वेरिएबल एक्स है और वाई है, ठीक है। ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमने मैट्रिक्स ए डिफाइन करा। मैट्रिक्स ए हमने सिंपल 1 2 3 4 5 6 करके उसकी मैट फॉर्म हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। बी हमारे पास, हमने बी मैट्रिक्स को उसी तरह से डिफाइन कर दिया कि 2 × ए, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 × हमने ए मैट्रिक्स कॉल करना है सबसे पहले। ए मैट्रिक्स कॉल कर लिया, 2 × ए, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अगर बी मैट्रिक्स को आपने मैट्रिक्स फॉर्म में देखना है तो ये आपके पास फॉर्म आ गई, क्लियर है। अच्छा, A-B सिंपल आपके पास A-B की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। आ, अगर आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में देखना है तो आपने यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह A+B और A/B, यानी A से आपने B इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, सही। इसका दूसरा मतलब क्या होता है कि आपने ए मैट्रिक्स लिया, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया इनवर्स ऑफ बी से, ठीक है। तो ये है इसके अंदर A.B, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये फ़ौरन आपके पास सॉल्यूशन आ गया। देखिए, वैसे हमें A.B निकालने के लिए कितना टाइम लगता है, लेकिन सॉफ्टवेयर के ज़रिए से आपने यू एंट्री मारी, आपके पास फ़ौरन सॉल्यूशन आ गया। अच्छा जी, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेना है तो उसके बाद उसकी आपके पास प्रॉपर कमांड है कि आपने ट्रांसपोज जैसे ये लिखेंगे ट्रांसपोज, तो ये लिखा हुआ आ जाएगा, आपने ट्रांसपोज लिख देना है। और ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने मैट्रिक्स को डालना है, जिस मैट्रिक्स का डाल ले रहे हैं आप, ठीक है। जैसे ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं, आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में देख लें तो ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। सिमिलरली ट्रांसपोज ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल बी, क्योंकि बी को कॉल कर रहे हैं, एंड देन दिस। सिंपल वेक्टर डिफाइन करना है आपने, तो वेक्टर को आप इस तरह से डिफाइन कर देंगे, सिंगल कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये आपके पास सिंगल वेक्टर आ जाएगा। ये आपके पास कॉलम 1 है, ये सॉरी रो 1 है, ये रो 2 होगा, ये रो 3 बनेगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से, यानी फर्स्ट कॉलम और आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। इसकी डायमेंशन हमने देखनी है, तो डायमेंशन में हम जैसे ये मैट्रिक्स आ गया, इसकी डायमेंशन हमने देखनी है, हमने डायमेंशन लिखना है। और हमारे पास स्मॉल है, तो ये क्या होनी चाहिए, 3 रोज 1 कॉलम, ठीक है। तो 3 आ गया सिंपल आपके पास, यानी कॉलम 1 है तो वो वेल डिफाइन है। डॉट प्रोडक्ट की आपके पास कमांड है आपके पास कि आपने ए डॉट डॉट लिखना है, डॉट का फंक्शन लिखना है। अच्छा, फंक्शन हमेशा कैपिटल में आता है, फर्स्ट उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो डॉट
स्क्वायर ब्रैकेट ए इंटू बी का हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया। तो सिर्फ आपके पास डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि एंट्री वाइज आपके पास मल्टीपल होता है, यानी 1 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 3। ठीक है, ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट बनता है कि आप 1 × 4 प्लस एंट्री वाइज मल्टीप्लिकेशन होती है हमारे पास डॉट के अंदर 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6। तो आपके पास जब इस तरह करके मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आपने कैपिटल फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल क्रॉस ए क्रॉस बी। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने चाहिए तो आपने सिंपल इसका फंक्शन लिख देना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जितनी डायमेंशन का चाहिए देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितनी डायमेंशन का चाहिए उतना का, जैसे मैंने 5 डायमेंशन का चाहिए यानी 5 बाई 5 का, तो ये 5 बाई 5 का आ गया। इसी को मैंने कॉल करा और मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, और यही चीज़ मैंने नीचे 4 बाई 4 में लिखी हुई है। ठीक है, डायगनल मैट्रिक्स लिखना है तो मैं डायगनल मैट्रिक्स की सिर्फ एंट्रीज डिफाइन करनी होगी। डायगनल मैट्रिक्स का फंक्शन लिखना है, ये डायगनल मैट्रिक्स का फंक्शन आ गया, इसकी डायगनल एंट्रीज डिफाइन कर दी। सही है, तो सिर्फ डायगनल के अंदर ये एंट्रीज आ जाएंगी। अच्छा, इसका ट्रेस क्या होता है? ट्रेस डायगनल एंट्रीज का सम। तो एफ का सम जैसे आप देख सकते हैं कि एफ आपके पास क्या है, ये फॉर्म है। ठीक है, तो इसका डायगनल का सम आपके पास क्या होगा? 1 + 2 + 3 6। और डिटर्मिनेंट क्योंकि डायगनल मैट्रिक्स है तो डायगनल मैट्रिक्स में हमारे पास डिटर्मिनेंट उससे क्या होता है कि इसी का मल्टीपल होता है 1 × 2 × 3 विच इज़ आल्सो 6। अच्छा, नल स्पेस निकालने के लिए देखें हमें क्या करना होता था कि हमने रो रिड्यूस करनी होती थी, उसके बाद सॉल्यूशन निकालना होता था। यहाँ पे आपने सिंपल फंक्शन लिखना है, यानी नल स्पेस लिखना है, नल स्पेस, और ब्रैकेट के अंदर जिस मैट्रिक्स का चाहिए उसका आपने लिख देना है। ठीक है, हमने यहाँ पे जैसे ए का नल स्पेस निकाली भी हमारे पास 1 - 2 - 3 आ रहा है, और बी की भी हमारे पास नल स्पेस यही आ रही है, यानी सिंगल वेक्टर आ रहा है जो कि इस पे डिपेंड कर रहा है। बी चूँकि हमने बी जो लिया हुआ था वो क्या लिया हुआ था हमने, ए का मल्टीपल, तो उसी वजह से नल स्पेस भी आपके पास उसी तरह की आई है। रैंक फाइंड करना है तो आपने इसका फंक्शन है आपके पास मैट्रिक्स रैंक। ठीक है, और जो मैट्रिक्स का रैंक चाहिए वो आपने लिख दिया। क्लियर है, आपने जिस तरह मैट्रिक्स रैंक ये लिखा आपने एफ, इसका 3 रैंक आ गया। ठीक है, यानी इसकी अगर आप नली स्पेस निकालेंगे वो आपके पास क्या आएगी, क्योंकि डायगनल मैट्रिक्स है तो होपफुली 0 आएगी। ठीक है, नल आगे खत्म। ठीक है, रॉ रिड्यूस आपके पास होता है जो हम जो भी जो एक रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म है ना, वो आपके पास रॉ रिड्यूस है, यानी आप कोई भी मैट्रिक्स लिखें उसको रॉ रिड्यूस लिख दें तो आपके पास ये आपके पास जो मैट्रिक्स का रॉ रिड्यूस फॉर्म आ जाएगा। अच्छा, रॉ रिड्यूस से आप ये भी बता सकते हैं कि आपके जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। ठीक है, और आपके पास मैट्रिक्स का रैंक भी आप फाइंड कर सकते हैं कि इसके अंदर जैसे आपने ए का रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म बनाई, सही है, वो भी आपके पास सिंपल फंक्शन है, आपने रॉ लिखना है फिर रिड्यूस लिखना है। ठीक है, तो ये फंक्शन। अच्छा, उसके अंदर देखें आपके पास यही फॉर्म बनेगी। इसके अंदर आपके पास जैसे 2 नॉन ज़ीरो आपके पास कॉलन आ रहे हैं या 2 पिवट आ रहे हैं आपके पास, तो आपके पास ये जो रैंक होगा आपके पास 2 होगा, और नल स्पेस में आपके पास एक वेक्टर होगा। ठीक है, उसको आप डायरेक्ट इस तरह से भी आप नल स्पेस भी फाइंड कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, आइगन वैल्यूज़ आपको चाहिए तो आइगन वैल्यूज़ का सिंपल आपके पास फंक्शन है कि आपने ई कैपिटल आई जी आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर चाहिए तो आइगन वेक्टर का फंक्शन है। ठीक है, जो मैट्रिक्स आपके पास है आपने उस मैट्रिक्स को उठा के डाल देना है, 2 बाई 2 का हो, 3 बाई 3 का हो, 4 बाई 4 का हो, 5 बाई 5 का हो, 10 बाई 10 का हो। ठीक है, इसके अंदर आसानी ये है कि जैसे जैसे क्योंकि हम जैसे हार्ड वर्किंग हाथ से वर्किंग कर रहे होते हैं, उसके अंदर मसला क्या आता है कि हम 2 बाई 2 तक तो हम आसानी से कर लेते हैं, 3 बाई 3 में हमारे पास डिफ़िकल्टी आ जाती है, और 4 बाई 4 तो और ज़्यादा। तो उतने मैट्रिसेस के ऊपर जाने के लिए हमें बहरहाल किस पे जाना पड़ता है? सॉफ्टवेयर पे। अगर आपको प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशंस
को डील करना है तो आपको सिवाय सॉफ्टवेयर के और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। ठीक है, हम आसानी के लिए सवाल जो बुक में डले होते हैं और हम पढ़ा रहे होते हैं तो वो 2x2 और 3x3 तक ही पढ़ाते हैं, लेकिन एक्चुअल जो सिचुएशन होती है, एक्चुअल मार्केट में जो मसले मसाइल चल रहे होते हैं, वो मैट्रिसेस की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभार तो 1000x1000 का मैट्रिस भी होता है। ठीक है, और जो सुपर कंप्यूटिंग और जो आपके पास क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए लोग काम कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास जो मैट्रिस है वो बहुत बड़ा मैट्रिस है। सही है, समझ लें वो लाखों का एंट्रीज का मैट्रिस है। तो उसको सॉल्यूशन में, क्योंकि टाइम जितना बड़ा मैट्रिस होगा उतना टाइम कंज्यूमिंग होता है, यानी मैं अगर 10,000x10,000 का मैट्रिक्स डाल के उसका डिटर्मिनेंट या उसका इन्वर्स निकालूं तो मेरे कंप्यूटर में समझो 2-3 दिन लगेंगे, उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट आएगा। ठीक है, तो इसलिए लोग इसकी एक्यूरेसी के लिए या इसकी वो उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर लोग इसलिए काम कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी हमारे पास रिजल्ट आए, क्योंकि मैट्रिसेस बड़े हैं, मैट्रिसेस छोटे नहीं हैं। ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशंस में। ठीक है, अच्छा जी, ये सारा सब कुछ वही है। ये आपके पास ये मैट्रिक्स जैसे मैंने डिफाइन करा था, इसका माइनर जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो ये बन जाता है। ठीक है, माइनर्स आपके पास, माइनर्स को फैक्टर जो हमने सारा देखा था, तो वो सारी चीज़ यही है। ठीक है, आपने इसे माइनर्स निकालना होता था तो आप हर मैट्रिक्स का अलग से माइनर निकाल के उसको पूरा हर हर एंट्री का एक माइनर बनता था, वो माइनर निकाल के आप सॉल्व करते थे। ठीक है, अच्छा, इनवर्स का भी आपके पास एक फंक्शन ही है जिसके अंदर आपने मैट्रिक्स को डालना है। एक ए के अंदर आपके पास इनवर्स मौजूद नहीं है, क्योंकि आपके पास ए का डिटरमिनेंट आपका ज़ीरो है। ठीक है, अब देखें मैंने इसी वजह से यहाँ पे एक वेक्टर, एक और फंक्शन, एक और मैट्रिक्स डिफाइन करा, जी मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसको आप यूं करके देख भी सकते हैं। ठीक है, तो इसका आपने डिटरमिनेंट फाइंड करा, डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया, माइनर्स निकाल लिए, माइनर्स भी आ रहे हैं। इन्वर्स निकालना है, आपने इन्वर्स निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करता है तो डायरेक्ट आपने इन्वर्स निकाल लिया। 4x4 आपने मैट्रिक्स लिखा, एंट्रीज उसकी लिखी आपने। ये फर्स्ट रो आ गई, ये सेकंड रो आ गई, ये थर्ड रो आ गई, ये फोर्थ रो आ गई। इसका आपने इन्वर्स डायरेक्ट लिखा, ये इन्वर्स आ गया। ठीक है, इसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में विजुलाइज कर लें, ये आ गया। ठीक है, कितना सिंपल है। आपने सिर्फ एक कमांड डाली और आपको मेरे ख्याल में सेकंड्स के अंदर से 1-2 सेकंड में आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, 5x5 का ही डाल सकते हैं, 6x6 का, 10x10 का। अच्छा, जो मैंने आपको क्विज के अंदर जो पूछा हुआ था कि आपने आपके पास ये मैट्रिक्स होना चाहिए, ये मैट्रिक्स दिया हुआ था आपको, और पूछा था कि कितनी वैल्यूज़ के लिए वो इसका डिटरमिनेंट जो होगा ज़ीरो होगा या लीनियरली डिपेंडेंट होगा, जो भी है। ठीक है, या इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या होती है कि आपके पास ये मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आए वो ज़ीरो के बराबर आ जाए। मैंने इस तरह करके इसको लिख लिया। अब ये इक्वेशंस आ गई। अब ये इक्वेशन क्या बनी? -14 प्लस सी स्क्वायर प्लस सी क्यूब। इसी इक्वेशन को उठाया मैंने, अब ये परसेंटेज लिखा हुआ है, परसेंटेज के अलावा आप ऐसी भी कॉपी करके लिख सकते हैं। सॉरी, ये आपने कॉपी करी, सॉल्व लिखा, सी लिखा, ये आपके पास सोल्यूशन आ गए, यानी 0 2 7। इन तीन वैल्यूज़ के ऊपर डिटरमिनेंट आपका क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, सॉल्व करना है आपने मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को आप डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं कि सॉल्व, आपने मैट्रिक्स की फर्स्ट रॉ लिख दी, 3x1 प्लस 5x2 प्लस -4x3। ये आपने इसी तरह यहाँ पे, अच्छा, इक्वालिटी आपके पास डबल इसके साथ आती है, आपने सिंगल नहीं डबल इक्वालिटी के साथ। सही, ये आपके पास बी वेक्टर की एंट्री आ गई। इसी तरह सेकंड रो, इसी तरह थर्ड रो आ गई। वेरिएबल कॉमा, वेरिएबल आपने डिफाइन कर दिया, x1 x2 x3 आपके तीन वेरिएबल हैं, तो उसको जैसे ही आपने सॉल्व पे लगाया तो आपके पास ये फॉर्म आ गई। यानी आपके पास यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन नहीं है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। सोल्यूशन किसकी फॉर्म में आ रहा है? x2 की एंट्री तो ज़ीरो आ रही है, लेकिन x3 के अंदर आपके पास x1 की फॉर्म में सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली आपने इसी तरह दूसरा मैट्रिक्स डाला, उसके अंदर आपने एंट्रीज डाली और इसको सॉल्व करा, तो आपके पास यहाँ पे भी आपके पास
इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आ रहे हैं और सोल्यूशन किसकी फॉर्म में आ रहे हैं, x1 की फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है। इसी तरह ये आपके पास दूसरा तरीका इसके अंदर आपके पास ये होता है कि आप इसके अंदर जो इक्वालिटीज़ की साइन है, यानी इक्वालिटी से पहले की जो चीज़ है वो आप एक तरफ लिखते हैं, जैसे यहाँ पे सारा लिख दिया। ठीक है। और डबल इक्वल, और उसके बाद आपने बी वेक्टर लिख दिया, बी वेक्टर 0 1 2। तो आपने इसको उठा के सॉल्व पे लगाया, ये आपके पास आ गया। अच्छा, थर्ड मेथड क्या होता है कि आप इसको अलग से मैट्रिक्स के तौर तौर पे डिफाइन करें। जैसे ये मैंने सिस्टम के अंदर लिख के इसको मैट्रिक्स की एंट्रीज के तौर पे डिफाइन करा है, यानी यहाँ पे एक कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। देन आपके पास 1 2 3। तो इस तरह करके ये मैंने सिस्टम डिफाइन कर दिया। अब इसको मैं मैट्रिक्स के तौर पे देखूँ तो मेरे पास ये फॉर्म बनेगी। ठीक है, ये मैंने इसका मैट्रिक्स लिख दिया, यानी इस इक्वेशन का। अब बी वेक्टर को भी मैंने डिफाइन करना पड़ेगा। बी वेक्टर मैंने लिख दिया 0 1 2, वी इज इक्वल टू दिस। क्लियर। और मैंने एक ज़ीरो वेक्टर भी होमोजीनियस केस के लिए लिख लिया। अब देखें, मैंने जब इसको सिस्टम के तौर पे सॉल्व करना है तो मैंने बी वेक्टर डिफाइन कर दिया, वी वेक्टर डिफाइन कर दिया। अब लीनियर उसके अंदर जो फंक्शन लगेगा लीनियर सॉल्व, जब मैट्रिक्स के तौर पे डिफाइन करना है, सॉल्व करना है, तो वही सॉल्यूशन आएगा जो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये कि आपने मैट्रिक्स के तौर पे सॉल्व करा है। यहाँ पे ये मैट्रिक्स लिख दिया, यहाँ पे आपने अपना बी वेक्टर लिख दिया। ठीक है, और ये सॉल्व कर दिया। और इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपने होमोजीनियस के अंदर ये चीज़ सॉल्यूशन फाइंड करना है, होमोजीनियस केस के अंदर, तो आपने अपना वेक्टर जो ले लेना है डब्ल्यू ले लेना है। ठीक है। और डब्ल्यू रख के सॉल्व करना है, तो आपके पास सोल्यूशन क्या आ रहा है, 0 0 0। यानी इसका मतलब ये भी है कि आपके पास सारे जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हैं, रैंक आपके पास 3 है, कोई नल स्पेस नहीं है। ठीक है, ये सारे इसके अंदर चीज़ें निकल आती हैं। ये मैंने 4x4 का एक टफ मैट्रिक्स बनाया था, h इज इक्वल टू दिस। ठीक है। और इसकी ये फॉर्म हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म ये बनी थी। और इसका इन्वर्स देखें कितना डिफ़िकल्ट है, लेकिन यहाँ पे आपके पास ये डायरेक्ट आ रहा है, यानी एक आपने एंट्री सिर्फ एंटर करा है वो आ गया आपके पास। अच्छा, आइगन वैल्यूज़ इसकी कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज़ आ रही हैं, आइगन वेक्टर भी आपके पास कॉम्प्लेक्स आ रहा है। ठीक है। बज़ाहिर इसे पेपर और पेपर पेंसिल से सॉल्व करना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन सॉफ्टवेयर के ज़रिए से आपके पास स्लिप सिंगल क्लिक के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें इसी तरह से हैं आपके पास। अच्छा, ये मैंने एक एग्जांपल लास्ट में एग्जांपल करी थी कि आपके पास लेट सपोज 10x10 का मैट्रिक्स है, मैंने 10x10 का मैट्रिक्स डिफाइन कर दिया। ठीक है। इसका इन्वर्स देखें, ये डिटरमिनेंट देखें। डिटरमिनेंट आपके पास क्या आया, इतनी बड़ी एंट्री आई है, और न्यूमेरिकली ये समझ लें ज़ीरो के मतलब 0.0000 वैल्यू है। आप खुद करने बैठें तो आपके लिए ये बड़ा हेक्टिक काम है, लेकिन मैट्रिक्स के या सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके बिल्कुल सिंगल क्लिक के ऊपर है। और दूसरी इसके अंदर जैसे इन्वर्स लिखें, परसेंटेज यानी लास्ट मैट्रिक्स, सॉरी, ये देखें, इतनी बड़ी एंट्री आपके पास सिंगल, आपके पास तकरीबन 1 2 सेकंड में आपके पास आंसर आ गया 10x10 का। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये चीज़ें हमने देखी हैं, तो इस हवाले से मैंने आपको फिर ये सारा गाइड किया है। ठीक है। मैट्रिक्स डिफाइन करना, मैट्रिक्स को सॉल्व करना, इन्वर्स निकालना, आइगन वैल्यूज निकालना, रैंक देखना, नलिटी देखना, रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म करना। ठीक है, जैसे आपके पास ये मैट्रिक्स था एच। ठीक है, ये एच मैट्रिक्स था, इसको लेट सपोज मैं लिख देता हूँ रो रिड्यूस। वैसे हमें रो रिड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा, ओह ये तो 10x10 का मैंने रो रिड्यूस कर दिया। देखिए रो रिड्यूस 10x10 का भी कितना उससे हो गया, एच मैट्रिक्स का ये आपके पास आ गया रो रिड्यूस से, यानी सारे वेक्टर क्या आ गए आपके पास, आइडेंटिटी की फॉर्म में आ गए, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गए। ठीक है।
सो ये हमारा लेक्चर था इसका मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर के हवाले से। अगर और किसी को मतलब हर एक का मेरे ख्याल में शायद इतना इंटरेस्ट ना हो, उसमें से जिनका अगर इंटरेस्ट हो तो वो ज़रूर बताइएगा। तो इसके ऊपर हम फर्दर भी काम कर सकते हैं, कोई सिस्टम लेके भी सॉल्व करते हैं, कोई एप्लीकेशन के ऊपर भी रख के काम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी ये कि आपको आगे इंडस्ट्री में काम आएगा, या आपको आगे अपने रिसर्च में ये सॉफ्टवेयर काम आ सकता है काफ़ी। ठीक है, और या दूसरे कोई सॉफ्टवेयर भी काम आएगा, लेकिन वो क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो आपने अगर एक सॉफ्टवेयर पे भी कमांड हासिल कर ली, यानी मैथमेटिका पे आपने कमांड हासिल कर ली, तो बाकी सारे सॉफ्टवेयर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज का लेक्चर यहाँ तक था। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्विज़ को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।